हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। आज है 2 मई। इस लेक्चर में हम 2 पार्ट कवर करेंगे। जिनको सिर्फ हिंदू देखना है तो हिंदू देख के लेक्चर बंद कर सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैम जैसे ही हिंदू खत्म हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स विल कंटिन्यू। कल हमने मे डे, हे मार्केट स्क्वायर मैसेकर पढ़ा था, देन ये फर्स्ट इंटरनेशनल तक पढ़ा था। आज हम सेकंड इंटरनेशनल पढ़ेंगे। देन न्यू जीआई टैग किसको मिले हैं, कल भी मिला था। ये चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस स्पेशल कोर्स। तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स ये स्पेशल कोर्सेज हैं सिनॉप्सिस आईएएस के। देन अदर कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। ये जो भी स्पेशल कोर्सेज हैं ये सारे क्लासरूम में आप यहाँ पढ़ लेना, डिटेल्स लिखिए कौन किस में इंक्लूडेड है। ऐसे स्पेशल कोर्स इनमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शंस में भी सारे स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं। इफ़ यू कैन ज्वाइन देन यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत लोग नहीं होते हैं इसमें, 1-to-1 इंटरेक्शन वी आर डूइंग। तो मई 2 का जो करंट अफेयर्स है उसमें यह है कि कश्मीर सैफरन, जो कश्मीर का केसर है, उसको जीआई टैग दे दिया गया है। तो कल हमने देखा था कि जीआई टैग किसको दिया गया था, हेयर। ये चक हाओ, ये एक आपकी ब्लैक राइस वैरायटी है मणिपुर की, और गोरखपुर टेराकोटा। तो यहाँ मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ नाम और व्हाट इज़ दैट, मतलब फूड वैरायटी, और रीज़न पढ़ना है। बट यहाँ पर करेवा में हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमको ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है। तो व्हाट इज़ दिस, जो कश्मीर सैफरन है, ये कश्मीर की करेवा सॉइल, जब JNK की करेवा सॉइल में पैदा किया जाता है। और ये रीजन्स अगर आप रटना चाहो तो रट सकते हो, प्री में कभी नहीं पूछेगा, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको थोड़ा सा एज दे देगा, पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर, क्योंकि ये 4 नाम हमेशा आते हैं, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। तो करेवा फॉर्मेशन, करेवा सॉइल कैसे फॉर्म हुई इसको हम समझते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा इसकी मैप लोकेशन देख लें। देखो ये धौलाधर है, इसके ऊपर ये पीर पंजाल रेंज है, यहाँ श्रीनगर है, कश्मीर वैली, और यहाँ पर ये जास्कर रेंज, मतलब ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय। करेवा सॉइल ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो करेवा सॉइल कैसे बनी थी, देखो सीधे सीधे जब हिमालय प्लेट टेक्टोनिक में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेट हिमालय का अपलिफ्टमेंट ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पीर पंजाल रेंज का अपलिफ्टमेंट जैसे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ जो एरिया था ये तो आपका प्लेन टाइप हो गया। अगर हम इसे मीन सी लेवल माने तो इसका एलिवेशन लगभग 0 या मतलब नियरली 0, 150 मीटर कुछ रहा होगा। अब अपलिफ्टमेंट तो आज भी ग्रेट हिमालयस का जारी है, तो इसका भी अपलिफ्टमेंट हुआ, इसका भी अपलिफ्टमेंट हुआ, इसका भी हुआ। तो हुआ क्या कि मतलब ड्यू टू अपलिफ्टमेंट, पीर पंजाल रेंज का जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो पहले ये लगभग प्लेन रहा होगा, तो रिवर ऐसे निकल जाती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मतलब रिवर वाटर यहाँ पर फिर भरने लगा इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपलिफ्ट होता रहा, ये भी अपलिफ्ट हुआ, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पूरा एरिया पानी से भर गया, इम्पाउंड कर दिया रिवर ने। तो यहाँ पर फिर बन गई लेक। इस लेक ने पूरे कश्मीर वैली को पूरा कवर कर लिया। और अब यहाँ पर जो आपका करेवा है, एक प्लेटू है। पीर पंजाल रेंज पहले लगभग ऐसे रही होगी, ये ऐसे रहा होगा, ग्रेट हिमालय जैसे। अब अल्टीमेटली पीर पंजाल ये हो गई है, ये करेवा सॉइल प्लेट्यू हो गया, और ये हो गया। सो दिस इज़ करेवा फॉर्मेशन। और यहाँ पर लैकस्ट्राइन डिपॉजिट क्या होता है, जो लेक से बनते हैं उनको लैकस्ट्राइन कहते हैं, जो रिवर से बनते हैं उनको फ्लूवियल कहते हैं, जो रेन वाटर से बनते हैं उनको प्लूवियल कहते हैं, जो विंड से बनते हैं उनको एओलियन कहते हैं, AEOLIAN। आई थिंक एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, बाकी आपको शायद पता होंगे। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ करेवा फॉर्मेशन। देन जो CAT है, जिसको लेके लोगों ने हाई तौबा मचा दी थी कि हमको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड कि हम CAT की J&K बेंच ही बनाएंगे, आपको चंडीगढ़ जाने की नीड नहीं है। चाहे वो आपके J&K में काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या फिर UT के एम्प्लॉयज़ हों, सारे सर्विस मैटर्स के लिए कैट होती है। पॉलिटी में रक्षा मैम ऑलरेडी कवर्ड दिस लेक्चर। देन करंट अफेयर्स में देखते हैं ETF गोल्ड। ETF क्या होता है, देखो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये गोल्ड का। तो ETF होता क्या है, पहले ETF देखते हैं। ये एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जो ट्रैक करती है एक, उसमें जो भी इंडेक्स आप उससे कनेक्ट कर देते हो। जैसे अगर आपने ऑयल को कनेक्ट कर दिया तो ऑयल प्राइस को उसको ट्रैक करेगी, ठीक है। गोल्ड को आपने ऐड कर दिया तो गोल्ड प्राइस को करेगी। तो एक्चुअल में ये कमोडिटी के पैसे नहीं देती है, उसके इक्विवेलेंट पैसा देती है डिजिटल फॉर्म में। ये है ETF। तो गोल्ड ETF क्या है, इसको समझ लो तो आपको ETF भी समझ में आ जाएगा। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो ट्रेस करती है फिजिकल गोल्ड की प्राइस को। लेकिन क्या है, आपने 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ETF खरीद लिया, सपोज आपने 1 शेयर टाइप खरीद लिया इसका, ठीक है, कि मैंने 1 ETF खरीद लिया। इसका मतलब आपके पास 1 ग्राम गोल्ड तो है, बट नॉट इन मेटलाइज्ड गोल्ड फॉर्म। आपको गोल्ड एक्चुअल में नहीं दिया जाएगा, वो एक डीमेटलाइज्ड फॉर्म होगा। मतलब गोल्ड ETF का मतलब हुआ लाइक परचेजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म,
ठीक है। डिजिटल गोल्ड हो गया, जब आप इसको बेचोगे तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन गोल्ड का उस टाइम का जो कैश इक्विवेलेंट होगा वो मिलेगा। तो फ़ायदा क्या है, सपोज आज गोल्ड का प्राइस 10,000 है और गोल्ड तेज़ी से बढ़ता है, तो सपोज ये 12,000 हुआ तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। फिर क्योंकि ये ETF है तो ये फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होता है। इन्वेस्टर इनको वैसे ही खरीद या बेच सकते हैं जैसे कि एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं या बेचते हैं। देन त्रिशूरपुरम, देखो ये सब चीज़ें हमको रटाई जाती हैं यूपीएससी की तैयारी में, लेकिन ये सब आई डोंट थिंक ये सब फालतू सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मैक्सिमम ये पढ़ लो कि क्या है, ये भी नहीं पूछेगा हिंदू का फेस्टिवल है व्हाट, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इन केरला, ये एक किसी टेम्पल में होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ना हो तो पढ़ लो अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए। पूरम डे पे मनाया जाता है, पूरम डे होता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाई आई हैव रिटन दिस लाइन, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मलयालम कैलेंडर की वजह से, ठीक है। पूरम डे में कुछ इनके किसी महीने में मून इधर उधर राइज होता होगा, ठीक है। तो मल्लू कैलेंडर या कोल्लाम कैलेंडर क्या होता है, कोल्लामिरा कैलेंडर कहते हैं, एक सोलर हिंदू कैलेंडर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ कैलेंडर आपका अराउंड 825 CE में बिल्कुल लोकेट किया गया है। कोल्लाम एरिया पांड्या रूल के अंदर था, तो एक चेरा किंग ने इसको लिबरेट कराया था, तब से कोल्लाम कैलेंडर बनाया गया या कोल्लामिरा तब से कहा जाता है, फिर कोल्लामिरा पूरा आपका केरला में फैल गया, देन तब से इसको मल्लू इरा या मलयालम इरा भी कहते हैं। देन चकमा एंड हाजोंग ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के रीजन्स में रहते हैं। देन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, यूपी एंड बिहार इसमें ज्वाइन हो गए, लगातार लोग ज्वाइन होते रहेंगे। 1 जून इसके लिए डेडलाइन दी हुई है सारे स्टेट्स को, उनको ज्वाइन करना ही है। तो अभी अराउंड हाफ हो गए हैं ज्वाइन, बाकी ये फूड मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसको डिटेल में हम जब PT 365 का लेक्चर आएगा, PT 360 DT बाई सिनॉप्सिस IAS, उसमें एज अ स्कीम कवर करेंगे और मेंस इन 300 में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। देन एक केस स्टडी टाइप आप लिख सकते हो कि बेंगलोर के बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, पता नहीं लोगों को कहाँ जाना रहता लॉकडाउन में। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर का है, तो इन्होंने एक अडोप्ट एन एनिमल स्कीम दी है। तो ये जू है, ये सब जू जा नहीं पूछता है मेंस प्री में, तो ये सब रटने मत बैठ जाना, बायोलॉजिकल पार्क और जू एक ही चीज़ है। तो ये क्या है कि आप आओ और उनके रहने के लिए, खाने के लिए और उनकी हेल्थ केयर के लिए आप पैसा दो, अवेयरनेस और साथ में लोगों को कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ से कनेक्ट करना है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपको अगर सांप पालना है, ठीक है, नागनाथ बनना है तो 2000, हाथीनाथ बनना है तो आपको 1.7 लाख पर ईयर आपको देने पड़ेंगे। देन वर्ल्ड हिस्ट्री में कल हमने मे डे पढ़ा था, देन इसको बताया था कि सेकंड इंटरनेशनल इन्होंने डिक्लेयर किया था। देन मे डे की हिस्ट्री क्या थी, इंटरनेशनलिज्म का बेसिक्स, मार्क्स का व्यू पॉइंट क्या था वो देखा था। देन फर्स्ट इंटरनेशनल देखा था। तो अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट इंटरनेशनल में जो आपका स्प्लिट हो गया था स्टैटिस्ट और एनार्किस्ट, दो फैक्शन में। स्टैटिस्ट कहते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए लेकिन वो गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए, और एनार्किस्ट कहते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए लेकिन इस तरह का सोशलिज्म होना चाहिए कि सब इक्वल है। सपोज अगर मेरी एक इंडस्ट्री है और आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हो, तो मैंने अगर 1000 रुपये कमाए, ठीक है, और आपने 0 कमाए, तो मैं ये 1000, ऐसे 10 लोग और बैठे हैं तो मैं इन सबको दे दूँ, तो मेरे पास भी 100 रुपये होने चाहिए, इन सबके पास भी 100 रुपये होने चाहिए। एनार्किज्म मतलब एक्सट्रीम क्रूड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म तो ये कहता है कि कोई कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। तो इससे दिक्कत क्या है कि लोगों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में प्रोडक्शन का इंसेंटिव खत्म हो गया और फार्मर्स के पास खेती करने का इंसेंटिव खत्म हो गया। क्योंकि सपोज़ अगर मैं कमा रहा हूँ, मैंने 10 क्विंटल गेहूँ पैदा किया और आप नहीं कमा रहे हो, तो फिर मतलब मेरा कोई इंसेंटिव नहीं है, मैं नहीं भी कमा रहा हूँ तो ही मुझे पता है मुझे 1 क्विंटल मिलना ही, और मैं पैदा भी करूँ तब भी 1 क्विंटल गेहूँ मिलना है। तो इसकी वजह से फिर फर्स्ट इंटरनेशनल डिसॉल्व हुआ और अल्टीमेटली जो सेकंड इंटरनेशनल बना उसमें से ये एनार्किस्ट जो लोग थे या सिंडिकेटलिस्ट थे, ये भी देखेंगे ये क्या है, ये कौन से लोग हैं, इनका भी हम देखेंगे कहीं और जब हम कैपिटलिज्म कम्युनिज्म रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है वहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड इंटरनेशनल 1889 में फॉर्म हुआ था, 1916 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के आसपास जब वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। फॉर्म हुआ था पेरिस में, कंटिन्यू इसने किया, डिसॉल्व फर्स्ट इंटरनेशनल जो काम कर रहा था उसी का काम किया। हालांकि इन्होंने इन लोगों को हटा दिया, इनकी जो मूवमेंट और यूनियंस थी उनको हटा दिया। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली वही था कि जो भी सोशलिस्ट पार्टीज़ थी दुनिया भर में उनको कंबाइन करना। साथ में इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ा एक्सपेंड भी किया। डेफिनेटली इन्होंने कैपिटलिज्म को ब्लेम किया ही होगा कि कैपिटलिज्म ही आपका रूट कॉज है वॉर का, पूंजीवाद ही आपका वॉर, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन सब का रूट कॉज है। तो ये लोग अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म भी थे। इन्होंने कहा स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, जो मारामारी चल रही है वो और अदर कॉलोनीज़ के लिए उसको बंद करो।
साथ में इन्होंने नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट किया। इंडिया के आप फ्रीडम स्ट्रगल में देखो, चाहे वो आपको दादा भाई नौरोजी हों या फिर पंडित नेहरू, सब कहीं ना कहीं आपको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग दिखते हैं। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस वो भी इस आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। लेकिन सबका सोशलिज्म अलग था। भगत सिंह का सोशलिज्म अलग था, पंडित नेहरू का सोशलिज्म अलग था, दादा भाई नौरोजी का सोशलिज्म अलग था, गांधी जी का सोशलिज्म अलग था। तो फिर भी इन्होंने सबको नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया। इसलिए नहीं किया कि वो आज़ादी दिलाना चाहते, इसलिए किया क्योंकि जो ये कॉलोनीज़ थी ये मोस्टली कैपिटलिज्म की वजह से बनी थी, और ये जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी ये कैपिटलिज्म को डिसॉल्व करना चाहती थी। रीज़न ये था मेन, इस वजह से किया था। कोई किसी के लिए कुछ काम नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। तो ये चाहते थे इक्वालिटी होनी चाहिए कॉलोनीज़ और कॉलोनिस्ट के बीच में। जैसे वही कि मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है ये मालिक हैं, और ये जो इनके क्या बोलते हैं नेटिव्स हो गए, उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती। इक्वालिटी कभी भी मेरिटोक्रेसी से जब भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट में आएगी तो फिर उस इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसी इक्वालिटी हमेशा फेल होगी। देन इन्होंने वॉर की प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किए, जैसे रशिया और जापान के बीच में 1905 का वॉर था, तो इसको इन्होंने इसके अगेंस्ट स्ट्राइक्स की। और ये मिलिट्राइजेशन ऑफ यूरोप बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये एक अलग एपिसोड है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको हम अलग से एक छोटा सा टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। तो उसके भी अगेंस्ट थे। मतलब यूरोप में क्या था कि कंट्रीज़ अपने वेपन्स बना रही थी, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी बात हम करेंगे। देन इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को रोकने की भी कोशिश की। इन्होंने कहा कि मतलब जो भी आपके वर्कर्स हैं या सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको जनरल स्ट्राइक करनी चाहिए नॉर्मली कंट्रीज़ में, ताकि वॉर में पार्टिसिपेट ना करें। दूसरा, वर्कर्स को एक चीज़ कही गई और पार्टीज़ को ये चीज़ कही गई कि वॉर के बाद डेफिनेटली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आएगी, ठीक है। तो उसका आपको यूज़ करना है कैपिटलिज्म को हराने के लिए। देन एक जब ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई तो फिर कैपिटलिस्ट लोग भी चुप कहाँ बैठेंगे। एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन, न्यूटन्स का 3rd लॉ है, ये हमेशा लाइफ में भी होगा ही होगा। तो फ्रांस के ये थे जीन जॉर्ज, ये एक फ्रांसीसी सोशलिस्ट लीडर थे, तो इनको फिर निपटा दिया गया था वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से जस्ट पहले, कि इन्होंने ज़्यादा ही अपोज कर दिया था गवर्नमेंट का। देन इन्होंने मे डे को भी 1891 में ये डिमांड की, इसको आगे लेके आए कि 8 घंटे की वर्किंग आवर्स पर डे होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही इन्होंने 1 मे डे को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल वर्कर्स डे। कैसे कि ये हमारा सिंबल है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ ऑल द वर्कर्स। देन बेस क्या था, इनका आधार क्या था दुनिया भर में। पहली चीज़ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फर्स्ट इंटरनेशनल से, क्योंकि 70s और 80s तक ज़्यादातर यूरोपियन नेशंस में वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशलिस्ट पार्टीज़ हो चुकी थी। इनमें से कुछ पार्टीज़ ऐसी थी, इससे पहले तो सोशलिस्ट पार्टीज़ को लोग वोट भी नहीं देते थे, लेकिन इनको लाखों मेंबर्स हो चुके थे, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ मेंबर्स हो चुके थे। इन्होंने पार्लियामेंट में कुछ सीटें भी जीती थी। इनफैक्ट जर्मन सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने 1887 के इलेक्शन जब हुए तो वहाँ अराउंड 7 लाख वोट जीते और लार्जेस्ट सोशलिस्ट पार्टी बनी यूरोप की। तो अब सोशलिज्म को राइज होना ही था, ठीक है। तो जो जर्मनी में आज भी आप देखते हो ना जर्मन हिस्ट्री, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, जर्मन वॉल, तो ऐसा था, सॉरी ईस्ट इधर होगा, तो ये ईस्ट जर्मनी था, ये प्रो सोशलिज्म था, वेस्ट जर्मनी था प्रो कैपिटलिज्म था। तो फिर यहाँ पे भी डिवाइड हो गए। बाद में जर्मन वॉल अभी कोल्ड वॉर ख़त्म होने के टाइम पे ढाई गई थी। तो अब अल्टीमेटली जर्मनी पूरा आपका कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, क्योंकि रशिया ये सोशलिस्ट, अल्टीमेटली फॉल ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं उसको, सोशलिस्ट हार गए थे, ठीक है। तो ये जर्मनी का हिस्ट्री है। देन सोशलिस्ट मूवमेंट जो है यूरोप के बाहर भी फैल रहे थे। जापान में 1890s में स्टार्ट हो गया था। इंडिया में आप स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा GIP, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक की गई थी वो सिग्नलर्स स्ट्राइक थी 1899 में, उसे भी फंडिंग यहीं से मिली थी। दादा भाई नौरोजी जो ग्रेट ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको, उन्होंने 1904 की कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। देन सेकंड इंटरनेशनल के टाइम तक ये मूवमेंट पूरा मास मूवमेंट बन चुका था वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में ऐसा कोई रीज़न नहीं था जहाँ पर ये फैला ना हो। लेकिन इसकी वीकनेस क्या थी? पहला वीकनेस तो ये थी कि ये लूजली ऑर्गेनाइज था। फर्स्ट इंटरनेशनल छोटा था, ठीक है, तो उसको इजी था कोऑर्डिनेट करना। यहाँ सेकंड इंटरनेशनल में क्या था, इन दुनिया भर की जितनी सोशलिस्ट पार्टी, जितनी कंट्री से, सबको कहा कि आप हमारी पार्टी हो, तो इस वजह से इसको मैनेज करना ईजी नहीं था। देन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे जब आप दुनिया भर से पार्टीज़ लाओगे। तो कुछ कहते थे कि वॉलेंट रिवॉल्यूशन करो, ठीक है, जैसे इसमें आप इंडिया में देखो तो यहाँ पे भगत सिंह इनिशियली उनका, हालांकि वो इसके फेवर में नहीं थे, लोग उनको मानते हैं इस आइडियोलॉजी का। HSRA जो बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी,
ठीक है। ये जो सोशलिस्ट लिखा है ना, वो सोशलिस्ट इसी सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। देन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी कहीं ना कहीं INA इसी आइडियोलॉजी की थी। अल्टीमेटली स्वतंत्रता मिली भी इसी वजह से थी। कौन कहता है कि मतलब बिल्कुल आज़ादी दो, भीख मांग के कभी आज़ादी नहीं मिलती, ठीक है, क्यों देगा कोई आज़ादी। देन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स कुछ लोग चाहते थे, जैसे इंडिया के जो मॉडरेट लोग थे, दादा भाई नौरोजी, वो वाला ग्रुप है, ये कहते थे कि प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे, बिल्कुल पैरवी करो, लॉबिंग करो, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पे इंडिया में इस ग्रुप के आप लोग जानते हो कौन है, ये लोग हैं आपके जो दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट्स वाले ग्रुप में, ठीक। तो आप जब भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो उसको हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ो, तो मतलब बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग थे कि वो कह रहे थे कि यार मतलब ये जो क्राइसिस है वॉर की, तो वो मत यूज़ करो, बेचारे वैसे ही परेशान है। तो इंडिया में इस आइडियोलॉजी के अपने कौन थे, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, गांधी जी, GANDHI, गांधी जी इस आइडियोलॉजी के थे। नेहरू जी का पता नहीं था, वो इनसे भी सहमत थे, अल्टीमेटली उन्होंने पता नहीं क्या किया। स्पेक्ट्रम में ऐसे ही कंफ्यूज्ड वे में लिखा हुआ है, उनके सपोर्ट में लिखना तो चाह रहे हैं बट नहीं लिख पाए, ना विपिन चंद्रा ना ही स्पेक्ट्रम। सम सेक्शंस, कुछ लोगों ने कॉलोनियलिज्म को फेवर भी किया, कुछ लोगों को लगता था कि मतलब हमारा रिप्रेशन कर देगी गवर्नमेंट, इस वजह से इनका विरोध मत करो। तो फिर अल्टीमेटली जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर इसको एंड होना ही था। सेकंड इंटरनेशनल को, World War I आ गया था। ज़्यादातर सोशलिस्ट पार्टीज़ ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। इंडिया में भी कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था उस टाइम पे, चाहे आपके बाल गंगाधर तिलक हों जो घोर एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। वर्ल्ड वाइड ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, फिर इसका एंड हो ही जाना था। तो अल्टीमेटली इसका आपको कंक्लूजन निकलना है कि जो नेशनलिज्म है वो अल्टीमेटली जीत गया इंटरनेशनलिज्म के ऊपर। नेशनलिज्म मेन रीज़न बना डाउनफॉल का, इसका आप इवैल्यूएशन या कंक्लूजन में लिख सकते हो। मेन रीज़न बना डाउनफॉल का सेकंड इंटरनेशनल का, और ये जो है इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म की रिफ्ट में जीत गया। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड इंटरनेशनल। इसके बाद हम देखेंगे या तो 1848 का रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे या फिर रशियन स्टाइल कम्युनिज्म क्या है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। प्लीज़ स्टे एट होम, ऐसे फालतू में मत घूमो घर के बाहर, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग विद अ वेरी ह्यूज पेस।